हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 दिसंबर। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो चलिए, आज का पहला सवाल है कि पौंडरू खादी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, पौंडरू खादी जो एक कपड़ा होता है, यह इसे जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है, आइए इसकी व्याख्या इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पौंडरू खादी इसे जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे अगले स्लाइड पे। तो भारत की पारंपरिक हथकरघा विरासत को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आंध्र प्रदेश का विशिष्ट पौंडरू खादी, जो हाथ से काते हो, हाथ से बुने और सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये हाथ से इसे काटा जाता है तथा हाथ से बुना जाता है, इसके लिए यह सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। यह मान्यता उसे ऐतिहासिक प्रशंसा के लगभग 100 वर्ष बाद मिली है, जब महात्मा गांधी ने स्वयं स्वयं पौंडरू खादी की असाधारण महीनता और उत्कृष्ट शिल्पकला की सराहना की थी। जीआई टैग से केवल पौंडरू खादी की पहचान और संरक्षण में सुधार नहीं होगा, बल्कि स्थानीय बुनकरों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। खादी एक पारंपरिक हाथ से काटी और हाथ से बनी सूती कपड़ा है, जो अपने अत्यंत महीन बनावट मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अक्सर विशेष लकड़ी के चरखा चावल की माड़ से सूत को मजबूत किया जाता है। पौंडरू खादी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष पहचान मिली थी, जब महात्मा गांधी ने इसे स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि आंध्र प्रदेश के पौंडरू खादी कपड़े को, जो कि सूती कपड़े का होता है, हाथ से काटा जाता था, हाथ से बुना जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग के बारे में हम लोग जानते होंगे कि यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक है, जो कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका एक्ट 1999 में आया था। जी हाँ, और पहला जो जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश में है, कुल 77 जीआई टैग है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर चलेंगे आज के पहले दूसरे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जी हाँ, किस कंपनी ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर बी पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी गूगल पे, ऑप्शन नंबर डी भारत पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गूगल पे। जी हाँ, गूगल पे ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखेंगे। भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गूगल ने अपना पहला ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड दुनिया भर में भारत में लॉन्च किया है। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी और रुपे के नेटवर्क पर जारी किया गया है। यह कार्ड गूगल पे से एकीकृत है और इसे सीधे यूपीआई से जोड़ा जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता क्रेडिट के माध्यम से यूपीआई मर्चेंट भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि गूगल पे ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडिट के माध्यम से यूपीआई मर्चेंट भुगतान आसानी से कर सकेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि नियुक्ति से संबंधित है। एंटोनियो कोस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है। कोस्ट को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी चिली, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी ओमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिली। जी हाँ, एंटोनियो कोस्टा को चिली देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आइए इनकी व्याख्या हम लोग जानेंगे इनके बारे में अगले स्लाइड पे। चिली में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला, जहां मतदाताओं ने अति रूढ़वादी नेता जोस एंटोनियो कोस्ट को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। उनकी जीत अपराध, अवैध प्रवासन और सुरक्षा को लेकर बढ़ती जन चिंताओं को दर्शाती है और मौजूदा वामपंथी सरकार को स्पष्ट बदलाव का संकेत देती है। जोसे एंटोनियो कोस्ट ने चिली का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार जेनेट जारा को हराया। कोस्ट को 58.6% मत मिले, जबकि जारा को 41.84 वोट प्राप्त हुआ। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी सैंटियागो। यहाँ के निवर्तमान में राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक थे। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया कि चिली के जो नए राष्ट्रपति बने हैं एंटोनियो कोस्टा बने हैं, जो कि
एक दक्षिण अमेरिकी देश है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। आज का चौथा सवाल डिस्कस करेंगे कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूएई अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी कतर दोहा, ऑप्शन नंबर सी हेलसिंकी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कतर दोहा। जी हाँ, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन कतर दोहा में किया गया। इसकी व्याख्या हम लोग जानेंगे अगले स्लाइड पे। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन दोहा कतर में किया गया, जहां पिछले वर्ष विश्व फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों जो गोलकीपर पर खेल और भावना को द्वारा सम्मानित किया गया। ओस्मान डेम्बले फ्रांस के फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। जी हाँ, ओस्मान डेम्बले को आइटना बोनामटी स्पेन की बार्सिलोना से लगातार तीसरी बार फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। आइतना बोनामती को पुरुष कोच में लुइस एनरिक को दिया गया है। उसके बाद पुस्कास अवार्ड जो कि सबसे गोल का अवार्ड होता है, इसे सेंटियागो मोंटियल को जो अर्जेंटीना के हैं उन्हें दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर पुरुष में जो अवार्ड दिया गया है जियान लुइजी डोनोरुम्मा को। बेस्ट महिला गोलकीपर में हन्ना हैम्पटन इंग्लैंड चेल्सी की तरफ से जो खेलती है इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि ओस्मान डेम्बले जो फ्रांस के फीफा पुरुष खिलाड़ी को खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, और महिला में आइतना बोनामती को जो स्पेन बार्सिलोना से खेलती हैं उनको तीसरी बार फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। तो यह दो ऑप्शन हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब लोग चलेंगे अगले फैक्ट पे। अगला भी वहाँ पे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो पहला है कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है। यह सम्मान ट्रैवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया, जहां दुनिया भर के पाठकों ने यात्रा अनुभव आराम और सुविधाओं के आधार पर चांगी को शीर्ष स्थान दिया है। तो जी हाँ, एक बार फिर से सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है इसने अनुभव आराम और यात्रियों की सुविधाओं के आधार पर फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि दूसरी WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा ग्लोबल समिट नई दिल्ली में शुरू हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का औपचारिक शुभारंभ 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य पेशेवर, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों सहित विश्व भर के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस शिखर की थीम है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य कल्याण, विज्ञान एवं व्यवहार। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे पढ़ लिया कि इसका थीम जो है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य कल्याण, विज्ञान एवं व्यवहार। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी WHO के बारे में आप लोग जानते हो कि इसका अपना स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। उसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस अदनॉन जी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये WHO से संबंधित स्टैटिक जी के हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वर्ल्ड लाइनर के फैक्ट में। वर्ल्ड लाइनर में हम लोग 5-6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2027। जी हाँ, 2027 वर्ष निर्धारित किया है। अगला देखेंगे कि भारत में 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। जी हाँ, 13वें मुख्य सूचना आयुक्त हमारे राजकुमार गोयल जी बने हैं। जी हाँ। अगला हम लोग देखेंगे कि वन द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है। तो ये हमारे शिखर धवन जी की है। जी हाँ, जो हमारे क्रिकेटर हैं शिखर धवन जी, उनकी है वन द क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, इनकी आत्मकथा है। अगला देखेंगे हाल में किस फेमस आर्किटेक्चर का निधन हो गया है। जी हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं, जो कि इनको आप लोग जानते होंगे, उनका राम सुतार जी का आज निधन हो गया हाल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह सम्मेलन जो है हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि रामविलास वेदंती क्या थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी हाँ,
यह एक राजनेता थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 ऑनलाइन क्वेश्चन थे, इसे भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में लास्ट सेगमेंट पे। आज हम लोगों ने स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं रखा है, कल से हम लोग इसे शामिल करेंगे। तो आज हम लोग सीधे आगे यहाँ पर लास्ट सेगमेंट पे क्वेश्चन ऑफ द डे में। पहले हम कल का उत्तर दे देते हैं। कल हमने पूछा था कि गांधी जी भारत कब आए थे। तो गांधी जी भारत में 9 जनवरी 2015 को गांधी जी 9 जनवरी 2015 को वापस भारत आए थे और इसी याद में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इस बार प्रवासी दिवस जो है हमारे भुवनेश्वर में मनाया गया था। ये हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन शामिल है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इसे हम थोड़ा बता दिए। बाकी आप इसका स्थापना वर्ष आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल जीएस विथ प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास करवाई जा रही है, जिसमें आप लोग शामिल हों और अपने राय ज़रूर दें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यहाँ पर सभी देश विदेश की से संबंधित सभी करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर किया जाता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लोगों में भी शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।